वर्ष 2018 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू। उसमें एक डायलॉग था, ये सरकारी बिजली है, आती कम है और नचाती ज्यादा है। 47 डिग्री की जलाने वाली गर्मी में उत्तर प्रदेश का यही हाल है, जहां बत्ती गुल है और अंधेरा फुल है। सत्ता में आज हमने उत्तर प्रदेश में हो रहे इसी पावर कट पर एक पावरफुल कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि कैसे दिन में सूरज और रात में बिजली विभाग आम लोगों को गर्मी से जला रहा है। स्थिति ये हो गई है कि रात के अंधेरे में लोग सड़क पर निकल रहे हैं, बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तो और विधायकों को बिजली मंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली कटौती वाला दर्द बताना पड़ रहा है। मामला यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती भी बढ़ती जा रही है। जितनी गर्मी उतनी ज्यादा कटौती। ऐसा लग रहा है कि बिजली कटौती का गर्मी से सीधा लिंक हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 93% परिवारों ने यह माना है कि रोजाना बिजली कटौती हो रही है और वो इससे परेशान है। 37% लोगों का कहना यह है कि हर दिन 2 घंटे से 8 घंटे तक बिजली कटौती होती है। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार शाम यूपी में बिजली की अधिकतम मांग 30,458 मेगावाट थी, जिसे पूरा करने का सरकार ने दावा किया। पिछले वर्ष 2025 में मई महीने में बिजली की अधिकतम मांग 28,858 रही थी, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले मांग बढ़ रही है। सरकार दावा कर रही है कि सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सप्लाई बढ़ी है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। यूपी के कई जिलों से बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि राजधानी लखनऊ में कल देर रात प्रदर्शन हुए। अलग अलग जिलों में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों के गुस्से की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार आप प्रदर्शन की तस्वीरों वाली ये रील देखिए, फिर इस पर हो रहे राजनीतिक एक्शन को समझेंगे। रात भर बिजली काट दी जा रही है। मुश्किल से रात में तो केवल 1-2 घंटे ही बिजली मिल रही है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, रात को घर आते हैं, ये होगा कि आराम करेंगे तो सोने ही नहीं मिलता है। लाइट कट जाती है, बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, पूरा गांव नगर परेशान है। 2 महीने से लगातार बिजली अघोषित बिजली कटौती रात में की जा रही है। सरकार हमारी बात अगर मानी योगी आदित्यनाथ जी तक, ये मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो उनसे ये मांग है कि इस पे जो है आप एक रिव्यू कीजिए और देखिए कि आपके अधिकारी किस तरीके से जनता को ये प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है और इतनी गर्मी पड़ रही है, परेशान है आदमी, त्रस्त है कि जिस तरह से सरकार सत्ता में है, जो वादा करती वादा के हिसाब से काम नहीं करते। धान की रोपाई हो रही है, छोटे छोटे जो 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं वो बेचारे कैसे रहेंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, मतलब इनकी कटौती राशि बिल आप हमसे पूरा ले रहे हैं, बिजली आप हमको 2 घंटे दे रहे हैं। चेताया गया है प्रशासन को, यदि विद्युत विभाग और शासन प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर रोस्टर के हिसाब से बिजली की सप्लाई नहीं करता है, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को भी बहुत बड़ा व्यापक प्रदर्शन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मस्करपुर फीडर में 10 दिन से 24 घंटे में मात्र 1 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसी दशा कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हमने अभी एक्शन को फोन मिलाया, काट दिया, चीफ को फोन मिलाया, काट दिया, एसडीओ ने उठाया नहीं, यही रिसीव नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में हमको मजबूर होना पड़ा कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता, वार्ता नहीं होती, तब तक समाप्त नहीं करेंगे। गर्मी है, बिजली नहीं है और निकट भविष्य में चुनावी मौसम आने वाला है। ऐसे में राजनीतिक लू भी बह रही है, जो सरकार को तपा रही है। एसपी और बीएसपी सुप्रीमो ने बिजली संकट पर सरकार की आलोचना की है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती से लोग परेशान हैं और सरकार इसे ठीक करे। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती पर कटाक्ष किया है।
उन्होंने कहा कि बिजली के नए प्लांट लगाना तो इनके बस में था नहीं, ना ही इनकी तंग सोच में। बीजेपी के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं। बिजली संकट पर बीजेपी के अपने ही विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर बिजली प्रबंधन में सुधार की मांग की है। राजेश्वर सिंह के अलावा बीजेपी विधायक नीरज बोरा और एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा भी बिजली कटौती के खिलाफ चिट्ठी लिख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली आज उपलब्ध होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। हम लोगों ने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि प्रदेश के मंत्री, बिजली मंत्री जनता को बिजली उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गए हैं। सब हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार उसको एक्सीएम को फोन लगा रहे हैं, जेई को फोन लगा रहे हैं, लगातार जो है एसडीओ को फोन लगा रहे हैं, बिजली कर्मियों को फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जब हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अरे यार मुसलमानों के यहाँ लाइट नहीं रहेगी। तो क्या मुसलमान होना गुनाह है? मुसलमान होना गुनाह है कि आप उसका बिजली काट देंगे? देखिए नकाबपोश औरतों को देखिए, उनके बच्चों को देखिए, बच्चे बिलबिला रहे हैं, पानी नहीं है। ये क्या हो रहा है? 5 दिन से सड़कों पर, गांव के अंदर, शहरों के अंदर लाइट नहीं है और पानी नहीं मिल पा रहा है। शहर में रहने लायक नहीं है, लाइन नहीं है, पानी नहीं, लोग मर रहे हैं। लोग क्या करेंगे? सरकार बैठ के सो रहे, जिला प्रशासन सो रहे हैं। बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। जाहिर है सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन हापुड़ के पुलिस अधिकारी इस बात से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कह दिया, सड़क से हट जाइए, नहीं तो गर्मी भी झेलेंगे और मुकदमा भी। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। इस बीच केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है और ये बताया है कि देश में पिछले 4 दिन में कैसे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, लेकिन पावर कट नहीं हो रहा है। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अनुसार 18 मई को 257.37 गीगावाट, 19 मई को 260.45 गीगावाट और 20 मई को 265.44 गीगावाट, 21 मई को 270.82 गीगावाट। आमतौर पर दिन के समय बिजली की सबसे अधिक मांग दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच रहती है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर सरकार की तारीफ की है। बीजेपी का कहना यह है कि भारत की बिजली मांग 260.45 गीगावाट और 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट है। इसके बावजूद भारत में बिजली कट नहीं है। हालांकि विरोध के वीडियो दूसरी ही कहानी बता रहे हैं। बिजली के बाद अब दूसरे संकट की तरफ चलते हैं, जिसकी खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ 2 जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो थोड़ा परेशान करने वाली हैं। एक तस्वीर बुल्ढाणा की है और दूसरी तस्वीर लातूर की है। पहली तस्वीर बुल्ढाणा की है। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोणार तालुका के पास पेट्रोल पंप खुलते ही लोगों की भारी भीड़ डब्बे और बाल्टियां लेकर पेट्रोल भरने के लिए दौड़ पड़ी। दरअसल पेट्रोल पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था और लोगों को ये सूचना मिली थी कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल का टैंकर पहुंचने वाला है। हालत ये हो गई कि टैंकर के पंप पर पहुंचने के बाद पंप मालिक ने सुरक्षा के तौर पर करीब 50 फीट तक बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को दूर रखा। जब तक टैंकर खाली नहीं हुआ, लोगों को पंप से दूर ही रोका गया, जिसके कारण लंबी लाइन लग गई। बुल्ढाणा के अलावा वाशिम और लातूर में भी घबराहट में की भारी खरीदारी के कारण पेट्रोल की किल्लत हुई। इस अचानक आई कमी के कारण कई पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन देखी गई। हालांकि कल ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।
लातूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किल्लत पेट्रोल डीजल की हो रही है और हर तरफ जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे जाके अगर रुके तो वहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी। जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है कुछ लाइन दिखाते हैं, क्या होता है लाइन तो होने वाली है। एक पंप पर माल खत्म हो गया तो दूसरे पंप पर कस्टमर जाएगा तो लाइन बनेगा ही बनेगा, और वैसे कुछ प्रॉब्लम है ही नाही। तो मिल रहा है प्रोडक्ट बहुत सारा आहे। पेट्रोल आणि डिझेलच्या कंपॅरिझन मध्ये पेट्रोलचा स्टॉक हा सगळ्या IOCL, BPCL, HPCLच्या सगळ्या सेल्समध्ये आणि रिटेल्समध्ये सगळीकडे व्यवस्थितपणे उपलब्ध आहे। सप्लायमध्ये कुठेही कमतरता नाहीये। मागच्या वर्षीच्या कंपॅरिझनमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती सेल करून देखील आपली स्टॉक पोझिशन चांगली आहे। माझी सर्वांना विनंती असेल की आपण अशी कुठलीही पॅनिक बाईंग करू नये। स्टॉक हा पर्याप्त मात्रेमध्ये उपलब्ध आहे। पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो आपूर्ति महाराष्ट्र को उपलब्ध हो रही है। केवल अफवाहों के कारण जो पैनिक तैयार होता है उससे सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और अचानक अफवाहों पर विश्वास रख के लोग जब लाइन लगाकर आवश्यकता से ज़्यादा पेट्रोल डीजल भरना चालू करते हैं और पेट्रोल डीजल को अपने आप पर स्टॉक करना चालू करते हैं, ऐसे समय फिर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। सत्ता में अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कानूनी आदेश है, सियासी कलेश है। ये शब्द है अवैध पशु तस्करी। गौ तस्करी भी आप इसे कह सकते हैं। आज से 5 दिन बाद बकरीद है, इसलिए इन आदेशों की चर्चा हर तरफ हो रही है। राजनीतिक भी तौर पर चर्चा हो रही है। आपको ये बताते हैं कि 3 राज्यों से आई ये 3 खबरें क्या हैं। आज 2 राज्यों से खबर आई कि दिल्ली में अवैध पशु वध पर मुकदमा होगा। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां गो तस्करी पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, निगरानी के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। कल पश्चिम बंगाल से अपडेट आया था, जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने पशु वध संबंधी शुभेंदु सरकार की गाइडलाइन पर रोक से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कटाई या कुर्बानी को अपराध माना जाएगा। आदेश की बड़ी बातें आपको आइए हम बताते हैं। दिल्ली में पशुओं के वध पर मुकदमा दर्ज होगा। गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी को गैर कानूनी माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों में भी कुर्बानी प्रतिबंधित है। आदेश के अनुसार वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। पशु कल्याण संबंधी कानूनों के तहत सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी, पशु क्रूरता के मामलों में आपराधिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु कल्याण संबंधी कानूनों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री को गैर कानूनी बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये कि सार्वजनिक जगह पर पशुवध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, साफ सफाई और पशु संरक्षण कानूनों का पालन अनिवार्य होगा। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। हर स्टेट ने ऐसे कानून पास कर रखे हैं। हर स्टेट में इस तरह के स्थान बनाए हुए हैं जो डेडिकेटेड स्थान हैं जहां कुर्बानी दी जा सकती है। अब इसको आप नए सिरे से
पैकेजिंग करके पूरा कम्युनल बनाना, पूरा पोलराइज करना, एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करना, ये कहाँ तक उचित है, ये समझ में नहीं आता। इसमें नेताओं को आके नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ जब आप कुछ बोलते हैं तो दूसरे धर्म को तकलीफ होती है। हम भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं, कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है तो तकलीफ होती है। वैसे कोई इस्लाम को मानता है तो इस्लाम के खिलाफ बोलने से इस्लाम को मानने वालों को तकलीफ होती है। ये देश सभी का है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र वाले सरकारी आदेश की, जहां देवेंद्र फडणवीस सरकार गो तस्करी पर सख्त फैसला ले रही है। आपको बताते हैं आदेश की मुख्य बातें क्या हैं। महाराष्ट्र में गृह विभाग की ओर से नया सरकारी आदेश जारी किया गया है। गैर कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब MACOCA के तहत सख्त कार्रवाई होगी। गो तस्करी करने वाले गिरोह रैकेट पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध बूचड़खानों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कहीं भी गैर कानूनी बूचड़खाने संचालित ना हो। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन विभाग को भी इसकी निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस, पशु संवर्धन और परिवहन विभाग में नोडल अधिकारी भी नियुक्त होंगे। नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करना होगा। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी। पुलिस, परिवहन विभाग, पशु संवर्धन विभाग नियमित जांच अभियान भी चलाएंगे। ये भी कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैर कानूनी बूचड़खानों की शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, अवैध पशुवध पर सियासी कलेश की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, जिसके बाद देश भर में इस राजनीतिक चिंगारियां इसकी वजह से भड़क रही हैं। मुसलमान कोशिश करेंगे कानून मानकर कुछ करें, लेकिन ये हम बता नहीं सकते कि लोग गाय नहीं काटेंगे, जमाने करेंगे। ये टेंशन पुलिस वालों ने बढ़ाया है। थाना में बुलाकर डरा रहे हैं 6 महीना जेल होगा, 3 महीना जेल होगा। ईद में हम कुर्बानी देंगे, नमाज पढ़ेंगे या पुलिस से डंडा खाएंगे। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। जो संख्यागुरु समाज है उनकी भावनाओं को देखते हुए और कानून को मानते हुए अपना त्यौहार को मनाना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, खुद मिलजुल करके खुशी से मनाए उत्सव। There has been a huge cry on the part of the cattle traders who are basically from Hindu community. Therefore, any action taken by a constitutional government merely on religious consideration has to fail, and that has failed today in West Bengal. देश में जो भी रहने वाले हैं, देश के कानून को मानना होगा, कोर्ट का मानना होगा। रही सवाल कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी आप करते हैं। कुर्बानी जब होता है तो आप भी जानते हैं उसको उस अनुसार कि किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो। देखिए, कुर्बानी सड़क पर नहीं होनी चाहिए, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ जिसका स्थान है वो वहाँ काम करे, कोई दिक्कत नहीं। हम हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को फॉलो करना है और उसके जो है तहत ही काम करना है। क्योंकि जो भी जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं, जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, बिल्कुल उनको ज़बह नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी नई पार्टी की जिसकी पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा हो रही है। भारतीय राजनीति में इस नई पार्टी की एंट्री सोशल मीडिया के जरिए हुई है। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे अब तक करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इस पार्टी को बने हुए सिर्फ 6 दिन हुए हैं और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 20.8 मिलियन को पार कर गई है। यानी 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी एक डिजिटल सटायर मूवमेंट है, यानी एक ऑनलाइन विद्रोह, एक ऐसा मीम जो अचानक वायरल हो गया। सीजेपी अपनी वेबसाइट पर खुद को उन लोगों की राजनीतिक पार्टी बताती है जिन्हें व्यवस्था ने कभी गिनती में नहीं लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की टैगलाइन है युवाओं द्वारा युवाओं के लिए एक राजनीतिक फ्रंट। इसके संस्थापक का नाम है अभिजीत दीपके, जो फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
इस पार्टी का लोगो भी कॉकरोच ही है। पार्टी का नारा है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। आपको ये जरूर बता दें कि ये पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है, अभी एक डिजिटल मूवमेंट की तरह है। इस मूवमेंट की अनोखी बात यह है कि इसकी सदस्यता के नियम बहुत मजाकिया और इंटरनेट केंद्रित रखे गए हैं। पहली शर्त यह है कि सदस्यता लेने वाला आदमी बेरोजगार होने के साथ साथ आलसी भी हो। इसके अलावा वो हर वक्त ऑनलाइन रह सके। उसमें इंटरनेट पर पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 मुख्य मुद्दों वाला एक विजन भी रखा है, जिसमें लोकतंत्र और वोटों की जवाबदेही तय करना, महिलाओं को 50% आरक्षण देना, दल बदल पर पूरी तरह रोक लगाना जैसे मुद्दे शामिल हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मिल रही लोकप्रियता के बीच कॉकरोच जनता पार्टी को एक झटका भी लगा। 21 मई को सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके कुछ देर बाद एक नया अकाउंट बनाया गया। इसका नाम कॉकरोच इज बैक रखा गया और बायो में लिखा कॉकरोच डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं हैं। साथ ही पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। इस ऑनलाइन पार्टी के बनने की भी एक कहानी है। 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर यह कहा कि कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वो मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविज्म में जाकर कॉकरोच की तरह हर किसी पर हमला कर रहे हैं। जिसके अगले दिन सीजेआई ने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन इसके अगले दिन ही कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस को बनाने वाले अभिजीत दीपके 2020 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। बाद में वो पार्टी से अलग होकर अमेरिका पढ़ाई करने चले गए। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता है। कोई ये भी नहीं जानता कि भविष्य में ये पार्टी चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर कराएगी या फिर चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करेगी। लेकिन जिस तेजी से युवा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो सबको हैरान कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इसे लेकर सावधान मुद्रा में हैं। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे तो लग रहा है कि इस देश के युवा को शायद कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उस पर विश्वास उड़ गया, इसलिए अगर उनको लगता है कि कॉकरोच बेहतर है कांग्रेस से तो अच्छा ही। 18 मिलियन फॉलोअर्स 5 दिन में। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, 8 मिलियन फॉलोअर्स है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, 13 मिलियन फॉलोअर। और 5 दिन में वो जो अमेरिका में बैठा हुआ नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने एक सोच रखी नौजवानों के सामने, नौजवान खड़े हो गए। कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में कॉकरोची हुल्लड़ है। उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। मैंने सुना है कि उनका ट्विटर बैन कर दिया गया है। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अनोखे नाम की वजह से भी लोग इस पार्टी के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इसी के साथ गूगल ट्रेंड्स में कॉकरोच भी ट्रेंड कर रहा है। लोग इस जीव के बारे में भी सर्च कर रहे हैं। कॉकरोच सिर कटने के बाद हफ्तों जिंदा रह सकता है। ये मुंह से नहीं बल्कि शरीर में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। एक कॉकरोच 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। बिना खाना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। बिना पानी के ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ही जिंदा रह पाता है। दुनिया में कॉकरोच की 4000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक है। माना जाता है कि इनके पूर्वज डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़े पैमाने पर इस जीव के बारे में भी सर्च करना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं न्याय की सत्ता से जुड़े जरूरी अपडेट्स की। पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आया है, जहां आज पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की।
अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोग अच्छी नौकरियों में हैं और जिनकी आमदनी अच्छी है, वो भी बच्चों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। जब माता पिता आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस व्यवस्था से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें भी ध्यान देना होगा और गंभीर विचार विमर्श करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS और क्रीमी लेयर के बीच भी कुछ अंतर होना चाहिए। EWS के लिए केवल आर्थिक पिछड़ापन आधार है, जबकि क्रीमी लेयर का मामला सामाजिक पिछड़ापन को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए क्रीमी लेयर में मापदंड EWS की तुलना में कहीं अधिक उदार होने चाहिए। अगर दोनों को बराबर मान लिया जाए तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये टिप्पणियां कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील शशांक रत्नू ने अदालत में दलील दी कि लोगों को केवल उनके वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके स्टेटस के कारण क्रीमी लेयर में डालकर आरक्षण से बाहर किया जा रहा है। दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया अपडेट बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और हथियार लाइसेंसों के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है। आत्मरक्षा के नाम पर गन कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि आपराधिक मुकदमों वाले लोगों को हथियार लाइसेंस कैसे मिल गए। गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले लोगों के हथियार लाइसेंस की समीक्षा क्यों नहीं की गई। अदालत ने राज्य के सभी 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और उससे जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने की बात कही। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सरकार ने बताया कि यूपी में अब तक 10,08,953 हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। हथियार लाइसेंस की 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं, जबकि ऐसे 6,062 लोगों को लाइसेंस दिया गया है जिन पर 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने कई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के मामले पर भी सवाल उठाए। सरकार से उन लोगों की जानकारी मांगी जिन्हें सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। अदालत ने पूछा कि उनकी सुरक्षा श्रेणी क्या है और कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिन लोगों की डिटेल मांगी गई है उनमें विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शामिल हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, सनी सिंह, चुन्नू सिंह, डॉक्टर उदय भान सिंह शामिल हैं। अदालत ने अधिकारियों से शपथ पत्र मांगा कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने तथ्य छिपाए तो उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होगी, जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अपना जवाब देगी। सत्ता में अब हम आपको मध्य प्रदेश की धार भोजशाला लेकर चलते हैं, जहां दावे के अनुसार 721 वर्षों के बाद पहली बार शुक्रवार को पूजा अर्चना की गई। घंटियों की गूंज सुनाई दी, शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और हिंदू संगठनों ने पूरे विधि विधान के साथ मां वाघ देवी की आराधना की। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में मौजूद मंदिर पहुंचे। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मां सरस्वती के स्वरूप मां वाघ देवी की पूजा की। इस मौके पर जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू संगठनों के लिए यह पहला शुक्रवार इसलिए खास था क्योंकि अब तक इस दिन यहां सिर्फ नमाज होती थी, जबकि हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार को पूरा करने का अधिकार था। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में नमाज पर रोक लगाते हुए हिंदू संगठनों को पूजा का हक दिया था। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने भी जबरदस्त बंदोबस्त किए थे, जिसमें किसी भी स्थिति में माहौल ना खराब हो इसका ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं का दावा है कि 721 वर्ष के बाद पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई, यानी सिर्फ हिंदुओं की एंट्री हुई और निर्विरोध पूजा करने का उन्हें मौका मिला।
इसीलिए ये पल पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत खास है। पहली बार हिंदू समाज भोजशाला के अंदर शुक्रवार के दिन पूजन के लिए पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि एसआई के जो नियम जो 2003 में यहाँ पर लागू हुए थे, उन सभी बोर्डों पे भी कलर कर दिया गया है। और जो एक बैनर लगता था कि आज हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, पहली बार हिंदू समाज भोजशाला के अंदर है और भोजशाला में अन्य समाजों का प्रवेश निषेध हुआ है। तो निश्चित ही आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बढ़िया लग रहा है सर। पहली बार दर्शन पूजन करते हुए शुक्रवार को नहीं, हमेशा पहली बार आए हम लोग। कैसा उत्साह है लोगों में माँ के वाग देवी के दर्शन करके? कैसा लग रहा है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और उत्साह का है तो उत्साह को तो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। सनातन हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।